स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जावा में ऑपरेटर्स जो है वर्क करते हैं। लगभग हमने 7 ऑपरेटर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वो हमने देखे थे। ठीक है, उनके सब ऑपरेटर्स पे हमने देखे थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है जहाँ पे हम देखने वाले कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की किस तरीके से कंट्रोल जो है लिया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग इफ एल्स, स्विच केस एंड द लूप्स। ठीक है, जो इटरेशन के लिए हम यूज करते हैं, लूप्स आर जनरल यूज फॉर द इटरेशंस। ठीक है, जिसमें फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है, सेट कर लेते हैं यहाँ पे और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है तो देख सकते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा। माइक को माइक चलो। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम में किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, या फिर किसी बेस्ड कंडीशन पे बेस्ड अगर किसी स्टेटमेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ऐसे वक्त में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज करते हैं। सो देयर आर थ्री देयर आर मेनली थ्री टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली थ्री टाइप्स देखने को मिलेंगे कैसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आपको इफ एल्स देखने को मिलेंगे, या फिर इसका लैडर्स भी देखने को मिल सकता है। स्विच भी आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्विच। ठीक है, सेकंड है आपको इटरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको लूप्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। क्या देखने को मिलेगा आपको? डू व्हाइल लूप। ये तीन लूप आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, जो कंडीशन को ब्रेक करता है। कंटिन्यू, ठीक है, देखने को मिलेगा। और रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देर आर मेनली थ्री टाइप्स। पहला है आपको देखने को मिलेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पहला। ठीक है, सेकंड आपको इटरेशन देखने को मिलेंगे। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेंगे? इटरेशन। तो इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आपको इटरेशन देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो है आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेंगे। थर्ड आपको क्या देखने को मिलेंगे? ब्रांचिंग। कुछ इस तरीके से। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसके बाद इटरेशन स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रांचिंग। और कल की क्लास में इन सभी के ऊपर, मतलब आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसको हम रियल लाइफ में सॉल्व करके देखेंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसको हम रियल लाइफ में सॉल्व करके देखेंगे यूजिंग दिस फोर चैप्टर्स। तीन फोर चैप्टर को जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसके बाद हम उसके ऊपर कुछ क्या करेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो पहला हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आपको कुछ किस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलता है इफ एल्स। पहला आपको क्या देखने को मिलता है? इफ एल्स। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है।
तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला जो है आपको देखने को मिलेगा वो है इफ एल्स। इट एग्जीक्यूट्स इट executes a block of code if the specialized नहीं specified condition is true। तो स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो कुछ इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। सबसे पहले आपको इफ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? इफ। ठीक है। तो इसका बेसिक सिंटेक्स लिखने का कुछ तरीका इस तरीके से है। अगर कंडीशन अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो, ठीक है, नहीं तो फॉल्स होती है तो। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है। इफ ट्रू इफ ट्रू इफ फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाले ब्लॉक को क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से बेसिक सिंटेक्स होता है लिखने का। ठीक है। इफ रहेंगी, यहाँ पे कंडीशन रहेंगी। कंडीशन के दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। कंडीशन के आपके कितने रिजल्ट देखने को मिलेंगे? आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसमें से एक छोटा सा हम प्रोग्राम लेते हैं जावा का। ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं e.c. ठीक है। एक नंबर हम लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10। ये कितना है? 10 के बराबर है। अगर अगर a ये ग्रेटर देन 5 है, a ये अगर ग्रेटर देन क्या है? 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस इज ग्रेटर देन 5। a प्लस इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। इसी लाइन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हम लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू 5। आदर ये लेस देन होगा या फिर इससे बराबर होगा। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल सा मतलब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, नहीं तो। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, नहीं तो। ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर कंडीशन हो गई आपकी ट्रू तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन होती है आपकी फॉल्स तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्लास एक नई जावा फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स डॉट जावा क्रिएट करते हैं, एंटर। ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम क्रिएट करते हैं क्लास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये आपकी क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है। मेन मेथड हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। तो इस क्लास की हमने मेन मेथड क्रिएट कर लिया है, एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है। इस थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू 10। इंट a इक्वल टू कितना है? 10। अगर अगर a ये बड़ा है किससे? 5 से। a अगर बड़ा है किससे? 5 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। a प्लस ये क्या है? 5 से बड़ा है। नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन a प्लस
is less than 5, a plus is less than और इक्वल टू 5। सेव करते हैं, चलिए इसे रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद आप देख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आपने जो ए की वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, और ये 10 किससे बड़ा है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा 10 इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ 5 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो कुछ इस देखने को मिलेगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है आउटपुट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जावा में जो है इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वर्क करती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो दिस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है, इफ ब्लॉक में कितनी स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट होती है, तो वहां पे आपको करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं होती टू डिफाइन दैट ब्लॉक। आप विदाउट करली ब्रेसेस से भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड टू यूज द करली ब्रेसेस। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज द करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे मुझे प्रॉपर आउटपुट जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे जो हमने नंबर इंटर किया है वो लेस देन है एक तो 5 से, या फिर उसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे पास उस ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। अगर एक ही स्टेटमेंट होती है तो मुझे पर्टिकुलरली उस ब्लॉक के वो ब्लॉक को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं होती, तो विदाउट करली ब्रेसेस मैं वहां पे उसे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। ठीक है, मैं तो एक तो ये काम करूंगा, नहीं तो वो काम करूंगा, दोनों में से एक काम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वर्क करता है। इफ एल्स के आप लैडर भी बना सकते हैं, जो कि हम आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे किस तरीके से इसे करना है। ठीक है, इफ एल्स अगर नहीं तो ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं यहाँ पे वो है स्विच केस। नेक्स्ट क्या है, स्विच केस। ठीक है, तो स्विच को हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, इट इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन एंड मैचेस इट्स वैल्यू टू स्पेसिफिक केसेस। तो स्विच केस किस तरह से काम करता है, स्विच ब्लॉक जो होता है वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करने के बाद उसको इवेल्युएट करने के बाद वो केसेस जो आपने वहां पे प्रोवाइड किए हैं उस केस से मैच करके देखता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी के पास 1 रुपए है तो उसे 1 रुपए वाली चॉकलेट दी जाए, 2 रुपए तो 2 रुपए वाली चॉकलेट दी जाए, 3 रुपए तो 3 रुपए वाली, 4 रुपए तो 4 रुपए वाली, 5 रुपए तो 5 रुपए वाली चॉकलेट दी जाए। ठीक है, अब एक कस्टमर आता है आपके शॉप पे, वो 1 रुपए लेके आता है, भैया मुझे 1 रुपए वाली चॉकलेट दो। हम देखेंगे इसके पास तो 1 रुपए है, अब 1 रुपए की 1 रुपए वाली चॉकलेट आएंगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उस 1 रुपए को चेक करके 1 रुपए वाली चॉकलेट ही उसे देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्विच केस काम करता है। ठीक है, रिजल्ट तो आपके पास जो रहेगा वो चार, बहुत सारे रिजल्ट में से एक रिजल्ट अगर आपको शो करना है तो स्विच केस का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, अगर डे 1 है तो हम मंडे मेंशन करेंगे, और डे 7 है तो हम क्या मेंशन करेंगे, संडे मेंशन करेंगे। ऐसे टोटल कितने डेज है हमारे पास, 7 डेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट डे इक्वल्स टू 5 करते, तो 50 हमारा कौन सा है, फ्राइडे आता है। ठीक है, 50 हमारा कौन सा आता है, फ्राइडे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्विच केस का यूज करूंगा। ठीक है, अब स्विच मुझे क्या करना है, डे को, किसे करना है, डे को। अब इस स्विच के हिसाब से मेरे वेरियस केसेस रहेंगे, उसे मुझे इवेलुएट करना है। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर केस हमारी 1 होती है, केस हमारी क्या होती है, 1, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करना है, इवेलुएट करना है। चलिए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टूडेज डेट इज मंडे, हाँ सॉरी, टूडेज
डे इज मंडे, इसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। एंड देन आफ्टर दैट इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ये क्यों मैं लगा रहा हूँ इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा 6 और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 7 डे, ठीक है। ऐसे टोटल 7 डेज है, ठीक है। अगर केस 2 है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे, फिर हम मेंशन करेंगे वेनेस, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, वेंसडे, थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे और लास्ट डे आपको देखने को मिलेगा वो है संडे। तो इस तरीके से आपको 7 डेज एक विद इन अ वीक आपको देखने को मिलते हैं। अगर यूजर इन 7 दिन के अलावा कोई दूसरा डे एंटर करता है, यूजर इन 7 डे के अलावा कोई दूसरा डे एंटर करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके एक वीक डेज में कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। ना ही वहां पे 0 हो सकते हैं, ना ही वहां पे 8 हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट केस रखते हैं। अगर यूजर एक ऐसा डे लेके आ रहा है जो हमारे इस वीकडेज में नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम क्या बताएंगे? तो हम यहाँ पे बताएंगे डिफॉल्ट में, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ डिफॉल्ट क्या होता है ये, ठीक है। अगर सभी केसेस आपके मैच नहीं हो रहे तो एक डिफॉल्ट केस होती है। अगर ये सभी केसेस मैच नहीं होते तो एक आपकी डिफॉल्ट केस होती है। अगर वो डिफॉल्ट केस है तो डिफॉल्ट केस पर एग्जीक्यूट की जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, हालांकि जरूरी नहीं है लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन और यहाँ पे लिखेंगे देयर आर ओनली 7 डेज अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज ही होते। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लास्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ब्रेक कर भी सकते हो, तो डिफॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए इसी कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जावा फ्लो स्टेटमेंट्स में। अगर इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूं और शिफ्ट एफ सेव, तो आप देखेंगे कि डे जो है हमने कितना सिलेक्ट किया, यहाँ पे 5th डे सिलेक्ट किया। तो वीकडेज में 5th डे कौन सा आता है? आपका फ्राइडे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डे की वैल्यू चाहे वो कितनी है? 5 है। तो 5 यहाँ पे स्विच किस क्या करता है? कंपेयर करके देखता है, इस वैल्यू को कंपेयर करके देखता है केस की वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे स्विच की वैल्यू केस की वैल्यू के साथ मैच होती है तो उसे क्या किया जाएगा? फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जैसे देखिए डे की वैल्यू कितनी है? 5, तो केस 1 से मैच किया जाएगा। क्या डे की वैल्यू केस 1 से मैच होती है? नहीं। क्या डे की वैल्यू केस 2 से मैच होती है? नहीं। क्या डे की वैल्यू केस 3 से मैच होती है? नहीं। 4 से मैच होती है? नहीं। 5th से मैच होती है? तो 5th से यहाँ पे मैच होती है। तो 5th से यहाँ पे मैच होने के बाद इसके में जो स्टेटमेंट लिखी गई है, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट। तो टूडेज डे इज फ्राइडे। तो इसे हम सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हो टूडेज डे इज फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया जा रहा है? टूडेज डे इज फ्राइडे। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करूँ और यहाँ पे सेकंड डे डालू, कौन सा डे डालू? सेकंड डे, और यहाँ पे से एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हो टूडेज डे इज ट्यूसडे। अगर यहाँ पे 1 डालू, सेव करके रन करूँ, तो आप देख सकते हो टूडेज डे इज मंडे। और यहाँ पे 7th डे डालू ऑफ अ वीक, तो आप देख सकते हो टूडेज डे इज संडे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे डेट डाल दूं जो एक वीक में होती ही नहीं है, जैसे 0, ठीक है, 0 दिन तो नहीं होता है हमारा। सेव करते हैं इसे और यहाँ पे इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हो देयर आर ओनली 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज ही होते हैं, ना 0 होते हैं ना ही 8 होते हैं। तो सेव करके इसे अगर आप रन करते हो, 8वां डे अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि भैया यहाँ पे आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक वीक में टोटल कितने डेज होते हैं? 7 डे होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, देयर इज ओनली 7 डेज अ वीक, ये कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है? ये एग्जीक्यूट हुआ डिफॉल्ट से। कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है? डिफॉल्ट से। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वो कंडीशन होती है जहां पे आपके केसेस किसी मतलब आपकी जो कंडीशन होती है वो किसी भी केसेस से मैच नहीं होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद आपकी जो कंडीशन होती है वो किसी भी अगर केस से मैच नहीं होती है, तो फिर डिफॉल्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। मान के चलो भैया 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के आपके पास चॉकलेट है। बंदा 10 रुपए लेकर, भैया मुझे 10 रुपए वाली चॉकलेट दो। उसके पास 10 रुपए वाली चॉकलेट होंगी क्या? नहीं होंगी।
तो ऑब्वियसली उसे बोलेगा कि हमारे पास 10 रुपए वाली चॉकलेट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो किस में आएगा फिर, डिफॉल्ट में। अब यहाँ हमारे पास वो चॉकलेट नहीं है 10 रुपए वाली, आपको लेना है तो 1 से लेकर 5 के बीच में आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्विच है, कंडीशन है, फिर केसेस है। तो कंडीशन अगर केस से मैच होती है, कंडीशन हमारी केस से मैच होती है तो उस पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस केस के बाद, केस वन के बाद एक लाइन हमने प्रिंट की, एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया, उसके बाद हमने उसको यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पे उसको हमने क्या किया, ब्रेक। हमने यहाँ पे इसे ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस केस वन के बाद ये केस वन एग्जीक्यूट होने के बाद केस टू एग्जीक्यूट हो। क्या एग्जीक्यूट हो, केस टू एग्जीक्यूट हो। तो केस टू एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे केस वन को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया है। सपोज मैं यहाँ से केस वन को रिमूव कर दूं, मतलब ब्रेक को यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे डे एंटर वन, तो सेव करके अगर इसे मैं रन करूं या फिर 2 डे इज मंडे, जो कि टोटली गलत है। सबसे आज का अपना वीकडे किससे स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डे इज मंडे, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे 2 डे इज ट्यूसडे भी प्रिंट हुआ है, जो कि हम नहीं चाहते प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, केस वन को एग्जीक्यूट करने के बाद हम नहीं चाहते कि उसके नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट हो, तो यही रीजन है कि केस वन को एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद हम उसे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेक। तो यहाँ पे केस टू अब एग्जीक्यूट होंगी क्या, नहीं होंगी। तो स्विच केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो डे है केस वन का मैच होने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट केस को यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। अगर इसे मैं यहाँ से ब्रेक ना करो, इस सभी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे ब्रेक ना करो, केस वन को भी ना करो, केस टू को भी ना करो, केस थ्री को भी ना करो, बाद में केस फोर को मैं ब्रेक कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केस वन जो है यहाँ पे आएंगी, इससे पहले मैच करेंगी, मैच हो चुकी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद इसे हमें यहाँ पे ब्रेक करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो वो केस टू को एग्जीक्यूट करेगा। तो केस टू को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे इसे ब्रेक करना था, हमने नहीं किए, तो वो केस थ्री को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमें ब्रेक करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो वो केस फोर को एग्जीक्यूट करेगा। केस फोर को एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन को प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है, तो यही पे आके रुक जाएगा। तो केस फाइव को एग्जीक्यूट करेगा क्या, वो नहीं करेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे 2 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये टोटल 4 डेज जो यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रिंट किए गए हैं। क्या ये गलत आउटपुट है हमारा, नहीं। आपने जैसा कंप्यूटर को बताया उसने वैसा प्रिंट किया है, कंप्यूटर ने गलत आउटपुट नहीं दिया है। कंप्यूटर कभी भी गलत आपका आउटपुट नहीं देता, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर्स प्रोग्रामेबल होते हैं। कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्राम कौन करता है, इसे ह्यूमंस करते हैं। दैट इज टोटली ह्यूमन एरर है वो। ये किसका एरर है, ह्यूमन एरर है। यहाँ पे कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, ये आपको याद रखना। आप जैसे उसे प्रोग्राम करेंगे वो वैसा ही वहां पे अपना काम करेगा, ठीक है। आपके कोड में बग है तो कंप्यूटर भी आपको बग्स ही देगा। अगर आपका कोड सही है तो आपका कोड आपको वैलिड रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की वजह से ही कंप्यूटर आपका क्या देता है, गलत आउटपुट आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और रन करते हैं और देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने केस वन को ब्रेक किया है, केस टू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केसेस की वैल्यू अगर कंडीशन की वैल्यू से मैच नहीं होती है तो फिर एंड में किसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, डिफॉल्ट। देखो भैया मैंने इतना कुछ समझा के देखा है उसको, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, तो अब मुझे ये चीज तो करनी पड़ेगी, दैट इज द डिफॉल्ट। क्या वो, डिफॉल्ट। अगर इतने केसेस कंपेयर करने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस रख देंगे, ठीक है। डिफॉल्ट को मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है क्योंकि इसके बाद कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने डिफॉल्ट के बाद उसको ब्रेक नहीं किया है। तो इसे मैं यहाँ पे इसे सेव करके रख देते हैं। तो सो दिस इज हाउ द स्विच केस वर्क। तो यहाँ पे स्विच केस जो है इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। देख सकते हैं स्विच केसेस का कर्म कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं स्विच केसेस के बाद, वो है इटरेशन स्टेटमेंट। वो कौन से स्टेटमेंट देखने वाले हैं, इटरेशन, ठीक है। चलिए इटरेशन स्टेटमेंट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो इटरेशन स्टेटमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे सेकंड जो है हमारा वो है इटरेशन स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इटरेशन स्टेटमेंट्स का जो है यूज करने वाले हैं। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये इटरेट करते हैं, एक किसी कंडीशन पे बेस्ड ये खुद को क्या करते हैं, इटरेट करते हैं। इटरेट मतलब खुद को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इटरेशन स्टेटमेंट्स इन जावा
तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इटरेशन स्टेटमेंट्स इन जावा आर यूज्ड टू execute a block of code repeatedly as long as a specified condition is true or for a defined night। तो मतलब एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस तक ही मुझे एग्जीक्यूट करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक का मुझे 5 बार ही करना है तो 5 बार ही कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मुझे उसको बार बार करना है तो बार बार भी कर सकता हूँ। अनलिमिटेड टाइम करना है तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पीसी पे लोड पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, दे इंक्लूड, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फॉर स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड वाइल आपको देखने को मिलेंगे, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा डू वाइल द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपको ये 3 लूप्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। दिस आर द लूप्स, ये सब इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉर लूप। ए डॉट, नंबरिंग प्रॉपर हो रही है नहीं, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पर रहेगा फिर बी, और यहाँ पे ए की जगह आएगा आई। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप को इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं किस तरीके से, सिंटैक्स हम देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। देखिए फॉर लूप, तो सबसे सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद में उसको समझते हैं। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, फॉर लूप को कैसे लिखा जाए। सिंपली आप लिखेंगे फॉर। ठीक है, दिस आर द ब्रैकेट्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम जो है कुछ चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद सेमीकोलन लगेगा। इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे आएंगी कंडीशन, यहाँ पे क्या आएंगी, कंडीशन। कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, और कंडीशन के बाद आपका आएगा इटरेशन, ये आपको लूप कितने बार चलाना है। ठीक है, दैट्स द इटरेशन। उसके बाद आपको किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करनी है, वो उसे आप इस ब्लॉक में लिखिएगा। उसे आप क्या कीजिएगा, इस ब्लॉक में लिखिएगा। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है किसका, फॉर लूप का। तो यहाँ पे मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगा, फिर इटरेशन होगा, फिर उसके बाद आपके ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है, जिसमें जो स्टेटमेंट लिखी गई है, उसे क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब आपको कंप्लीटली पता रहता है कि इस लूप को कितनी बार चलाना है। आपको पता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, तब आप फॉर लूप का यूज करते हो। ठीक है, इट्स यूज्ड व्हेन ठीक है, इसका हम यूज करते हैं कि कब तक आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट करना है, तब इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ए डॉट जी डॉट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। हम्म, तो देखेंगे यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिया है, जो कि इनिशियली स्टार्ट हुआ है 0 से। ठीक है, और यहाँ पे वो लूप चलने वाला लेस देन 5 तक, और ये लूप एग्जीक्यूट होने वाला है बाय 1 स्टेप। कितने स्टेप से एग्जीक्यूट होने वाला है, 1 स्टेप से। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, और आपको यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से काम करने वाला है। इसे हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्रो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इंट ए विच इज इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ए के नंबर को बार बार प्रिंट करना है। सपोज कीजिएगा 1 1 1 1 1।
इस तरीके से इस नंबर को 5 बार प्रिंट करना है। कितने बार प्रिंट करना है? 5 बार। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि इस नंबर को कितनी बार प्रिंट करना है मुझे? 5 बार प्रिंट करना है। मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी बार प्रिंट करना है? 5 बार। तो ऐसे वक़्त में यहाँ पे मैं कौन-सा लूप यूज़ करूँगा? फॉर लूप यूज़ करूँगा। कौन-सा लूप यूज़ करूँगा? फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी डिफ़ॉल्ट में 0 है, ठीक है? यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ेशन किया है। जब तक a ये 5 से छोटा है, जब तक a ये कितने से छोटा है? 5 से छोटा है, तब तक मुझे लूप चलाना है, ठीक है? और हर बार यहाँ पे इस लूप को a की वैल्यू को कितने से इंक्रीमेंट करना है? 1 से इंक्रीमेंट करना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अपना स्टेटमेंट लिखूँगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है? लाइन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एक के बाद एक प्रिंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली, उसके बाद दूँगा स्पेस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब a की वैल्यू 0 रहेंगी, ठीक है? जब a की वैल्यू कितनी रहेंगी? 0 रहेंगी, और a की वैल्यू ये लेस देन रहेंगी 5 से, तो 0 इज़ लेस देन 5, ठीक है? तब मुझे स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करना है। आफ्टर सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, मैं a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा बाय 1। a की वैल्यू को क्या करूँगा? इंक्रीमेंट करूँगा कितने से? 1 से। तो a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाएँगी वो 1, ठीक है? अब a की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ, तो फिर से मैं स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करूँगा। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से मैं ए की वैल्यू को बाय 1 प्लस 1 से इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है? तब ए की वैल्यू कितनी हो जाएँगी? 2। इज़ 2 इज़ लेस दैन 5? यस। तो इसे फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएँगी? 3 बाय इंक्रीमेंटिंग इट बाय 1, ठीक है? इज़ 3 इज़ लेस दैन 5? ट्रू। तो यहाँ पे इसे फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है? अब फिर से इसे एक इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएँगी? 4। इज़ 4 इज़ लेस दैन 5? ट्रू। तो यहाँ पे फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड नाउ ए को फिर से इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1, एंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएँगी? 5। इज़ 5 इज़ लेस दैन 5? नो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होंगे? फॉल्स होंगे, और फॉल्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लूप अपना बंद हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लूप तभी एग्ज़ीक्यूट होता है जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। लूप तभी एग्ज़ीक्यूट होता है जब उसकी कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। ठीक है? चलिए इसे सेव करते हैं और यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखेंगे जिस तरीके से हमने आउटपुट लिखा था, उस तरीके से यहाँ पे आउटपुट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से प्रिंट ना हो, ये इंक्रीमेंटेड बाय 1 हो। तो 1 प्रीवियस वैल्यू थी, इंक्रीमेंटेड बाय 1 कितनी होंगी फिर वो? 2, फिर कितनी होंगी? 3, फिर कितनी होंगी? 4, फिर कितनी होंगी? 5। इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा? a की वैल्यू जो है उसे यूज़ करूँगा, ठीक है? उसमें मैं +1 करूँगा। a की वैल्यू में मैं क्या करूँगा? +1 करूँगा, फिर स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं? जोड़ दूँगा। तो स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर दूँगा? जोड़। तो यहाँ पे a की प्रीवियस वैल्यू थी 0, 0 + 1 हो गया 1, 1 के बाद ये स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद इसको फिर से एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देख सकते हो हमारा जो है आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1, 2, 3, 4, 5। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ये नंबर प्रिंट हो, तब उसके बाद यहाँ पे ये नंबर का सीक्वेंस प्रिंट ना होते हुए इसका स्क्वायर प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो? स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसका स्क्वायर प्रिंट करना है। 5 तक जितने नंबर है, उसका मुझे यहाँ पे क्या क्या करना है? स्क्वायर प्रिंट करना है। तो ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे भी ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे इंक्रीमेंट कर देता हूँ 6 से। जब तक ए की वैल्यू 6 से छोटी है, तब तक उसे प्रिंट किया जाए। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन ब्रैकेट a टाइम्स a, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज नथिंग बट इट्स स्क्वायर। तो उसका वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। इसे हम सेव करते हैं, रन करते हैं, और रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर जो प्रिंट किया जा रहा है। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 4 ही आता है। 9 सॉरी 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 25। दीज़ आर द स्क्वायर्स, दीज़ आर द स्क्वायर्स। अगर आपको इसका क्यूब प्रिंट करना है, तो इसी को वापस से आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार, अब इसे हम यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है? एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं हम रन। अब देखेंगे यहाँ पे इसका क्यूब प्रिंट हुआ है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब कितना होता है? 64, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है देखने को
मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर लूप का यूज़ किया, एक ही काम को बार-बार करने के लिए। एक ही काम मैं कौन-सा कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्यूब प्रिंट करते जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्या प्रिंट करते जा रहा हूँ, क्यूब प्रिंट करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है देखने को मिलता है फॉर लूप। फॉर लूप तभी यूज़ किया जाता है जनरली, जब हमें पता है कि कितने स्टेप्स तक इसे एग्ज़ीक्यूट करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसी का थोड़ा-सा एक कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल देखते हैं फॉर लूप का। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, फॉर लूप का ही यूज़ करके, किसका यूज़ करके, फॉर लूप का ही यूज़ करके मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा 1 से लेके 1 मैं यहाँ पे 1 का टेबल प्रिंट करना चाहूँगा। क्या प्रिंट करना चाहूँगा? 1 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लूप जो है अब कितने तक चलाएँगे? 10 तक चलाएँगे। लेस देन और इक्वल टू 10 करता हूँ मैं। A की वैल्यू कितना करता हूँ? लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, स्टेटमेंट को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? क्या प्रिंट करना है? 1 का टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं ln लिख देता हूँ क्योंकि 1 के नीचे 1 प्रिंट करना है। तो इसे मैं किस तरीके से प्रिंट करूँगा? देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो 1 का टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना है? सिंपली A की जो वैल्यू है उसका मुझे टेबल यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है? नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा 1 प्लस ब्रैकेट, ठीक है? टाइम्स प्लस A प्लस यहाँ पे डबल कोट्स इज़ इक्वल्स प्लस, ठीक है? ये मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पे हो क्या रहा है, इस थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? एंड नाउ मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? 1 टाइम्स A, 1 टाइम्स A। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 मेरा कांस्टेंट है क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे किसी भी टेबल की, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर के पहले वन लेफ्ट हैंड साइड आपकी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। राइट हैंड साइड कैसी होती है? वो इंक्रीमेंटिंग बाय 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ A गिव्स 1 मल्टीप्लाई बाय A, सिंपल है। इस तरीके से टेबल होता है, ठीक है। देखो, आपका प्रॉब्लम क्या था? आपका प्रॉब्लम ये था कि भैया आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? 1 का टेबल, 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1, 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 3 इक्वल्स 3, 1 टाइम्स 4 इक्वल्स 4, 1 टाइम्स 5 इक्वल्स 5, अप टू 1 टाइम्स 10 इक्वल्स 10। यहाँ तक क्या आपको प्रिंट करना था? कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या करनी थी? प्रिंट करनी थी। अब इसे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? लूप का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लूप का। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। A इक्वल्स 1, A इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, A प्लस प्लस, क्योंकि मुझे पता है कि ये लूप कब तक चलने वाला है? 10 तक चलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा 1 का टेबल जो है प्रिंट हुआ है। किसका टेबल प्रिंट हुआ है? 1 का टेबल जो यहाँ पे आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिलता है। 1 times 1 is 1, 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3, 1 times 4 is 4, 1 times 5 is 5, 1 times 6 is 6, 1 times 7 is 7, 1 times 8 is 8, 1 times 9 is 9 and 1 times 10 is 10। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये नंबर जो है प्रिंट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आउटपुट देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आपको 2 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पे आप 1 को रिप्लेस कीजिएगा 2 से और यहाँ पे इस 1 को रिप्लेस कीजिएगा 2 से, तो यहाँ पे आपको 2 का टेबल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 का टेबल जो है देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2 का टेबल जो है प्रिंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये 20 तक टेबल प्रिंट हो, मतलब 2 का टेबल 20 तक, 2 टाइम्स 20 इंटू 40 यहाँ तक प्रिंट होता है। यहाँ पे आपको लूप को प्लस 10 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये आपका लूप कितने तक चलेगा? 20 तक चलेगा। तो इसे हम रन करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो 2 का टेबल यहाँ तक कितने तक प्रिंट हो रहा है? 20 तक। 2 टाइम्स 20 इज़ 40, ठीक है? तो जब हम इम्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पोर्ट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो हमें हेल्प करती है इनपुट लेने के लिए, दैट इज़ द इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का काम क्या होता है कि स्कैन करना। क्या करना? स्कैन। क्या स्कैन करना? कंसोल से इनपुट को स्कैन करना, ठीक है? तो हम इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर क्लास का एक क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे मुझे हेल्प किया जाता है क्या करने के लिए? इनपुट लेने के लिए। कहाँ से?
स्कैनर से। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसे इनिशियलाइज किया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस ए को, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं, इंट यूजर इनपुट इक्वल्स टू, ठीक है, 0 देता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर इनपुट इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। मुझे नेक्स्ट इंट जो है पार्स करना है। तो मैं कंसोल से एक इनपुट लूंगा और वो यूजर इनपुट में डालूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर इनपुट लिखूंगा और यहाँ पे भी टू की जगह क्या लिखूंगा, यूजर इनपुट। मतलब यूजर अब जो इनपुट देगा उसका टेबल बनेगा। हम अपनी तरफ से टेबल दे रहे थे, अब यूजर को जिसका टेबल चाहिए वो टेबल वहां पे क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। लेकिन हम टेबल 10 तक ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेव करते और रन करते हैं इसे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट के लिए रुका हुआ है। किसके लिए रुका हुआ है, इनपुट के लिए। सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे 5 इनपुट देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 5 का टेबल देखने को मिलता है। इस स्टेटमेंट को मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ के 10 का टेबल प्रिंट देखने को मिलता है। इस तरीके से यूजर से जो है हम क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल को जो है प्रिंट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि नहीं टेबल आपको बहुत बड़ा प्रिंट करना है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि 1000 का टेबल, जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे कितने का टेबल प्रिंट करना है, 1000 का टेबल प्रिंट करना है, तो हिट कीजिएगा एंटर, यहाँ पे आपको 1000 का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप नंबर्स जो है यूज कर सकते हो टेबल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया है कि यूजर से इनपुट लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है। अब यहाँ पे ये जो है हमने एक पैकेज को इंक्लूड किया है जिसका नाम है जावा। उसमें यूटिलिटी क्लास से हमने स्कैनर क्लास को यूज किया है। स्कैनर क्लास को यूज करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हमने पूछा है कि भैया कंसोल से इनपुट लो। तो यहाँ पे हम प्रॉपर वे से लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, ठीक है, प्लीज एंटर अ नंबर। एक नंबर जो है एंटर कीजिए। अब नंबर एंटर करने के बाद यूजर का जो नंबर दिया है उस नंबर का यहाँ पे क्या किया जाएगा, आउटपुट जो प्रिंट किया जाएगा। देख सकते हैं आप, प्लीज एंटर अ नंबर। हम यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करना चाहेंगे, सपोज कीजिएगा वो है 6। अब हमें ये कंसोल से इनपुट दे रहे हैं। अब ये इनपुट किसकी तरफ जाएगा, उस वेरिएबल की तरफ, और वेरिएबल दैट्स द यूजर इनपुट उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा 6 एंटर करते ही। अब देख सकते हैं, अब 6 का टेबल जो है यहाँ पे आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यूजर से जब क्या ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से वेरियस इनपुट हम ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं, किस तरीके से हमें उसे करना है। खैर, अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप देखे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर लूप का हम जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब मुझे पता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसे टाइप में मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर लूप का जो है यूज करूंगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लूप आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से, दैट इज द व्हाइल लूप। दूसरा लूप कौन सा है, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो व्हाइल लूप में हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं व्हाइल लूप का। सिंटैक्स, और यहाँ पे देखिए सिंटैक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है व्हाइल लूप का। व्हाइल, जब आपकी कंडीशन आपने मेंशन की है वो अगर ट्रू होती है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ब्लॉक के बाहर आ जाओ। हमेशा याद रखना, जितनी भी लूप है वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब उनकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, सिवाय डू वाइल के। डू वाइल के पहली ही कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहले तो एक बार, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाइल लूप। जब ये कंडीशन रहेंगी, ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तब हमें ये एग्जीक्यूट करना है। और मतलब मुझे पता है कि इतने टाइम तक ही करना है। और व्हाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगे तब तक ही इसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है व्हाइल लूप के। अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दे सकता है ये लूप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट, ठीक है। व्हाइल ए इज लेस देन 5, ये जब तक लेस देन रहेगा 5 से तब तक हमें हाई प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हाई प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 5।
अब यहाँ पे एक छोटी-सी दिक्कत है इस कोड में, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? चलिए यहाँ से हम जो है स्कैनर क्लास को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट a इक्वल्स टू कितना करता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ, अगर a इज़ लेस दैन 5 होगा तो 6 लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं। जब a ये लेस दैन 5 रहेगा, तब हमें ये कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा हाई। क्या लिखूंगा, हाई इन डबल कोट्स, ठीक है? सेव करता हूँ इसे। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, देखिएगा मेरा ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो हैंग होने लगेगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हो वो हाई पे हाई प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाई का हाई यहाँ पे प्रिंट कर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो सिलेक्ट करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन भी मेरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिस नंबर ऑफ टाइम्स तक यहाँ पे क्या प्रिंट किया जा रहा है, हाई को जो है प्रिंट किया जा रहा है। अब ये तब तक प्रिंट करता रहेगा, तब तक प्रिंट करता रहेगा, तब तक प्रिंट करता रहेगा, ठीक है? जब तक ये पूरे मेमोरी को भर ना दे। जैसे मेमोरी यहाँ पे भर जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा हेवी मेमोरी कंजप्शन कर लेगा, ये खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम इसे क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट करते हैं यहाँ पे, टास्क मैनेजर में जाते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसेसेस में, तो यहाँ पे आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो हेवी मेमोरी कंजप्शन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 985 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा ये जो है कंज्यूम कर रहा है। अब ये 1000 हो चुका है, ठीक है? ये आसपास आपको रेंज में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस लूप को कब बंद होना है ये बताया नहीं है। अब वो लूप चलता रहेगा, क्योंकि हमने जो नंबर यहाँ पे इनपुट किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने जो यहाँ पे नंबर इनपुट किया है, तो यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। हमारा हम नहीं चाहते कि हमारा पीसी यहाँ पे क्रैश हो जाए। आप देखेंगे एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। क्या 3 ये 5 से छोटा है? हाँ, तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। इसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या? नहीं। वापस ये व्हाइल की तरफ आएगा कंट्रोल, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से a की वैल्यू कितनी है? 3 ही है। क्या 3 ये लेस देन 5 है? हाँ, तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वापस इसकी तरफ आएगा और फिर से चेक करेगा कि a की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है? 3, ठीक है? तो a की वैल्यू हमेशा के लिए कितनी रहने वाली है? 3, और 3 हमेशा के लिए 5 से छोटा रहने वाला है। तो ये हमेशा लूप जो है क्या होने वाला है, चलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर कंडीशंस भी देनी पड़ती है। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये a की वैल्यू 1 से बढ़ती रहे, ताकि ये 5 तक पहुँच पाए। अगर a की वैल्यू 1 से बढ़ती नहीं रहेंगी तो वो 5 तक पहुँच पाएँगा क्या? नहीं पहुँच पाएँगा। अगर वो 5 तक नहीं पहुँच पाएँगा तो डेफिनिटली यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली a++ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? a++। अब इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा विद 5। a इज़ लेस दैन 5, स्टेटमेंट आपकी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया जाए। अब a की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो गई है? 4। इज़ 4 इज़ लेस दैन 5? यस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर यहाँ पे a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब a की वैल्यू 1 से फिर से बढ़ चुकी है। अब a की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। इज़ 5 इज़ लेस दैन 5? नो। तो यहाँ पे आपका लूप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लूप कितनी बार प्रिंट होगा? सिर्फ 2 बार। तो इसे हम यहाँ पे रन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपका सिर्फ 5 कितनी बार प्रिंट हुआ है अभी? 2 बार। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो अनलिमिटेड होगी। ठीक है? स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। विदाउट कंडीशन यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से n नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे इसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हमने 2 बार हाई को प्रिंट किया है। लेकिन मैंने कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन किया कि ये लूप 2 बार चलने वाला है? नहीं। लेकिन उसने कितनी बार प्रिंट किया उसको? 2 बार। क्योंकि कंडीशन जैसे हैं, वैसे हैं। ठीक है? याद रखिएगा, a की वैल्यू जब तक 5 से छोटी थी तब तक उसने एग्जीक्यूट करते गया। लेकिन जैसे a की वैल्यू 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ी हो गई है, तब उसने उसको एग्जीक्यूट किया। मतलब जब तक कंडीशन आपकी क्या रहेंगी? ट्रू रहेंगी। जब तक कंडीशन आपकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, सेव करते हैं और रन करते हैं। ये गया। अब मेमोरी इतनी भर जाएँगे कि आपका प्रोग्राम खुद क्रैश हो जाएगा। एक इंटीजर की लिमिट के बाद, इंटीजर की लिमिट बहुत कम होती है, आपको पता है, लॉन्ग के कंपैरेटिवली। तो ये अब कंटीन्यूअसली मेमोरी पे यहाँ पे भरता जाएगा वेरिएबल्स का यूज़ करके, और यहाँ पे ये हैंग होने लगेगा। अगर आप थोड़ा इसको नोटिस और करोगे तो आपका जो पीसी या लैपटॉप जो कुछ भी है, वो थोड़ा हीट होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे सीपीयू का कंटिन्यू यूटिलाइजेशन हो रहा है और सीपीयू यहाँ पे ओवरहीट होने लगता है। तो उस ओवरहीटिंग सीपीयू को ठंडा करने के लिए फैन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। ठीक है? अब ये कंटिन्यू यहाँ पे क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा।
ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस जो है आपका प्रोग्राम चलते रहेंगे, ये कभी रुकने वाला नहीं है, जब तक इसे कोई क्रैश ना कर दे या रोक ना दे, ठीक है? क्योंकि इसको पता ही नहीं है रुकना कब है, अगर इसको पता ही नहीं है रुकना कब है, तो ये रुकेगा क्या? नहीं, ये चलता चला जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब भी आप व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपर कंडीशन ऐसे प्रोवाइड करें, कि वहाँ पे वो लूप को टर्मिनेट भी किया जा सके। अब मैंने उसको फोर्सफुली टर्मिनेट किया, नहीं तो वो टर्मिनेट होता था क्या? नहीं होता था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से आपके स्टेटमेंट जो है एग्ज़ीक्यूट होते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे ये लूप जो है 10 तक की वैल्यू प्रिंट करे, उसके बाद बंद कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर a की वैल्यू ये बराबर होती है 10 के, किसके बराबर होती है? 10 के, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे ब्रेक कर दूँगा। क्या कर दूँगा? ब्रेक। तो ये हमारा व्हाइल लूप जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है? देखिए, a की वैल्यू जैसे 10 के बराबर हुई, वहाँ पे उसे एग्ज़ीक्यूट किया गया है और बंद कर दिया गया। आप पूछेंगे वहाँ पे तो 9 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि 9 के बाद जब वो 10 हुआ, 10 पे ही हमने उसे ब्रेक कर दिया, तो उसको 10 प्रिंट करने का मौका मिला क्या? नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पर 10 प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको 11 कर दूँ, यहाँ पे इसे क्या कर दूँ? 11, ठीक है? तो ये हमें 10 तक जो है नंबर को प्रिंट करके देगा। जैसे देख सकते हैं, 3 से लेकर 10 तक यहाँ पे इसने क्या किया, नंबर को प्रिंट किया है। मतलब व्हाइल लूप कंडीशन पे जो वर्क करता है, आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे क्लोजिंग कंडीशन भी मेंशन करनी पड़ती है कि कब तक ये लूप चलने वाला है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक लूप चलेगा। तो उस ट्रू कंडीशन को फॉल्स भी हमें करना है आगे चल के, नहीं तो आपका लूप हमेशा के लिए क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर आपको कंडीशंस को रोकने के लिए आना चाहिए, ठीक है? खैर, तो यहाँ पे हमारा जो है व्हाइल लूप जो है कंप्लीट होता है। व्हाइल में कंडीशन आपकी रहेंगी, कंडीशन के बाद उसको आपको यहाँ पे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेंगी, किसी भी कारणवश आपकी कंडीशन क्या रहेंगी? ट्रू रहेंगी, तब तक आपका ये लूप जो है चलता रहेगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जब तक आई की वैल्यू कितनी नहीं होती, 1000 नहीं हो जाती, ठीक है? ए की वैल्यू 1000 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। 1000 होगी, वो रुक गया, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे ये लूप सिर्फ 1000 तक ही चला, मतलब 3 से लेकर 1000 तक, ठीक है? तो चला यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये जो है व्हाइल लूप वर्क करता है। हमेशा याद रखिएगा, व्हाइल लूप तब तक वर्क करता है, या फिर कोई भी लूप तब तक वर्क करता है जब तक उसकी कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। जैसे कंडीशन उसकी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, वो लूप काम करना बंद कर देता है। हाँ, अगर किसी लूप कोई कोई लूप काम कर रहा है, तो उस काम करते हुए लूप को आप बंद भी कर सकते हैं फोर्सफुली। हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। मैं नहीं चाहता कि आई की वैल्यू 1000 होने के बाद वो आगे बढ़ता रहे। मतलब ए की वैल्यू 1000 होने के बाद वो आगे बढ़ता रहे। तो उसी के बाद जैसे ए की वैल्यू 1000 होती है, मैंने उसे क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसे क्या कर दिया? ब्रेक। अगर इन स्टेटमेंट को मैं यहाँ से उठाऊँ और इसके ऊपर पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब 1000 वहाँ पे प्रिंट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी भी आपकी वैल्यू जो है 1000 पे आके रुकी है। 1000 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो बड़ा है क्या? नहीं। ये रीज़न है कि यहाँ पे आपको 1000 तक ही आपको देखने को मिलता है। खैर, तो इस तरीके से आपका व्हाइल लूप जो वर्क करता है। इस व्हाइल लूप के बाद हम जो देखने वाले हैं वो है डू व्हाइल लूप। ये थोड़ा व्हाइल लूप और फॉर लूप से डिफरेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम थर्ड लूप जो देखने वाले हैं, वो है डू व्हाइल लूप। कौन सा लूप है? डू व्हाइल लूप। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है? इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। सिंटैक्स हम लिखेंगे यहाँ पे डू, ठीक है? दिस ब्लॉक, मतलब ये कर्म करो जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई ना हो, ठीक है? ये काम तब तक करते रहो जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई ना हो। तो यहाँ पे व्हाइल पे आपको कंडीशन मेंशन करनी है और एट द एंड यहाँ पे आपका क्या लगेगा? सेमीकोलन लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपका लूप जो है चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन क्या नहीं होती है? फॉल्स नहीं होती। लेकिन डू व्हाइल लूप की एक खासियत आपको याद रखनी है। डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, नो मैटर आपके व्हाइल की कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। क्योंकि सबसे पहले वो काम कर रहा है, फिर बाद में चेक कर रहा है कि क्या था। मतलब किसी ने पेट पे चाकू मार दिया, बाद में अरे इससे पता चला कि गलती हो गई उससे, बाद में सॉरी बोल रहा है, लेकिन मार तो दिया ना उसने चाकू। ठीक है, ये सी बात होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले वो काम किया जा रहा है, बाद में पछतावा हो रहा है। बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंडीशन जो है चेक की जा रही है। यहाँ पे कंडीशन क्या की जा रही है? चेक की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिखिए, सिंटैक्स तो लिख लिए, तो इसका एग्जांपल देखिए व्हाइल लूप का। आपका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आप, ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कोड को। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 है। ये काम जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो आप, ठीक है, आई इज लेस देन 5, जब
है तब तक ये काम करना है। तो ये मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे डू में क्या काम करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा और वहां पे लिखूंगा काउंट प्लस आई, काउंट प्लस आई मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो प्रिंट की जा रही है। एक मिनट, काउंट की वैल्यू को तो हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस। सेव करते हैं, नहीं काउंट नहीं है आई, यहाँ पे हमने काउंट लिख दिया। आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं, इसे हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, तो 5 नंबर्स जो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। 5 नंबर्स जो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्रिंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 नंबर्स जो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। इंट आई इक्वल टू 0, डू दिस कंडीशन while the condition, आप मतलब डू दिस एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि while लूप जो है ये डू के बाद आ रहा है, मतलब सबसे पहले ये काम किया जाएगा, बाद में कंडीशन चेक की जाएंगी। मतलब सबसे पहले अगर ये काम किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी होती है तभी इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे फॉल्स भी कर दूं, यहाँ पे इसे क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो पहले कंडीशन कैसे है यहाँ पे, फॉल्स है, और सबसे पहले ये काम किया जा रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका लूप जो है बंद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है बंद की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है आपको देखने को मिलती है कितनी, 0। काउंट की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है आपको, 0। देखो, इवन ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, ये कंडीशन क्या होने के बाद भी, फॉल्स होने के बाद भी यहाँ पे आपका डू लूप, डू वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि डू वाला पार्ट जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है। कम से कम कितने बार, एक बार, और ज्यादा से ज्यादा फिर कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक की जा रही है। बाकी लूप में कंडीशन पहले चेक की जाती है, बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, बाद में कंडीशन चेक की जाती है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले, करने की वजह से यहाँ पे पहले से एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगा, बाद में इसका आपको जो है कंडीशन चेक की जाती है। तो इस तरीके से आपका कौन सा लूप वर्क करता है, डू वाइल लूप जो है वो वर्क करता है। तो डू वाइल लूप बहुत सिंपल है। ठीक है, हमेशा आपको एक रूल आपको याद रखना है कि डू वाइल कैसे काम करता है। सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करो, बाद में उसकी कंडीशन को चेक करो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डू वाइल लूप जो है काम करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, इस डू वाइल लूप के बाद हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इटरेशन स्टेटमेंट के बाद, आ, हाँ, वो जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज द स्ट्रीम, वो हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ब्रेक। तो इट टर्मिनेट्स द लूप, ये क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है और स्विच को टर्मिनेट करता है। उसे टर्मिनेट करता है, स्विच को, और स्विच स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट्स नहीं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जब आपको लगता है एक सीमित कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वहां पे उसे बंद कर देना, वहां पे उसे क्या कर देना है, बंद कर देना, तो वहां पे हम ब्रेक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम लिखते हैं ए डॉट जे डॉट, ठीक है, फॉर, फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0। आई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। आई ये लेस देन है किससे, 5 से, और यहाँ पे मैं करता हूँ आई प्लस प्लस। मुझे पता है कि ये लूप 5 बार चलने वाला है। कितने बार चलने वाला है, 5 बार। ठीक है, अगर आई की वैल्यू ये एग्जैक्टली कितनी होती है, 3 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 3 के बराबर, तब भी मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ब्रेक, क्योंकि इफ के बाद ये एक ही स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने वाली है। ये रीजन है कि यहाँ पे मैंने इफ के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं दिया है। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी फॉर लूप के अंदर में, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट करूँ, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करूंगा प्लस आई। ठीक है, इस तरीके से डन। तो इस तरीके से जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो वर्क करता है।
ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, पहले ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं, ये फॉर लूप क्या करेगा, पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप को एग्जीक्यूट करेगा, लूप को एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पे इफ ब्लॉक आता है, इफ क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 के बराबर है या नहीं है, नहीं है अब 3 के बराबर, तो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे करते करके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेंगी और आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 के बराबर हो जाएंगी। जैसे ही आई की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है, यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाएगा। जैसे ये ब्रेक किया जाता है, अब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन की तरफ नहीं जाता है, सीधा यहाँ से बाहर चला जाता है फॉर लूप के। यहाँ पे आपका फॉर लूप जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा का नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो है फॉर लूप जो है काम करता है। इस तरीके से आपका कौन सा लूप का, सॉरी, इस तरीके से आपकी कौन सी स्टेटमेंट काम करती है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट करती है किसी लूप या फिर स्विच को। इसके बाद और एक आती है ब्रेक के बाद, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यू जो है देखने को मिलता है। अब कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है ये देखिए। इट skips द करंट iteration and continues with the next iteration of the loop। तो ये नुक्स लूप के इटरेशन को जो है कंटिन्यू करता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर एक स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद वहां पे उसे स्किप किया जाए, उसके बाद के नेक्स्ट लूप को जो है इटरेट किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। इंट आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसे असाइन करता हूँ 0, आई की वैल्यू जो है ये लेस देन है 5 के बराबर, और आई जो है इंक्रीमेंट होने वाला है 1 से, ठीक है। अगर आई की वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूँ 2 से, ठीक है, और वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पे इस समय क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, मतलब इस लाइन को इस इटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है, इस इटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो यहाँ पे एल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन करूंगा और यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा काउंट की वैल्यू प्लस आई, काउंट की वैल्यू प्लस आई, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट किया जाएगा जब आई की वैल्यू एग्जैक्टली 2 के बराबर होंगी, तो आई की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा इस 2 के साथ, और जैसे ही इसके बराबर आएंगी तो यहाँ पे कंटिन्यू जो है, यहाँ पे कंटिन्यू जो है ये एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली लाइन जो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। फिर आई की वैल्यू जब 3 होंगी तब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। चलिए इसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ देखता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट। सेव करते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, फॉर्मेट कर लेते हैं, प्रेस करते हैं यहाँ पे रन, देखिएगा 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद जो 2 आया था वो स्किप हो चुका है, वो क्या हो चुका है, स्किप। अब वहां पे कितना है, 3 4। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी स्किप कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू को मैं डिवाइड करूँ किससे, 2 से, और उसका रिमाइंडर मुझे मिला कितना, 0। आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर मुझे कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो वो हर एक नंबर स्किप कर देगा जो 2 से डिवाइड होता है, जो किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो यहाँ पे मैं इसे 0 से लेके 50 तक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो हर एक नंबर स्किप होगा जो किसने डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो इसमें यहाँ पे रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी वो नंबर नहीं मिलेगा जो किससे डिवाइड होता है, 2 से। 1 के बाद क्या आ रहा है, सीधा 3 5 7 9, दीज आर द ऑड नंबर्स। ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर्स। यहाँ पे सभी इवन नंबर को क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। मैंने सभी ऑड नंबर को यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इसे प्रिंट किया है। अब मैं चाहता हूं कि इन सभी ऑड नंबर्स को यहाँ पे क्या किया जाए, सम किया जाए। क्या किया जाए, सम। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे कितनी रखता हूँ, 0 रखता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रखता हूँ, 0। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, वो ऑड नंबर्स को प्रिंट भी करना है और एट द एंड उनका क्या प्रिंट करना है, सम भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा सम प्लस इक्वल्स टू आई, सम प्लस इक्वल्स टू आई, और एट द एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं करूंगा सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन रेंज 0 0 to 50 और यहाँ पे प्लस कर दूंगा मैं सम को, प्लस क्या कर दूंगा सम को, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब देख सकते हो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी यहाँ पे 0 से लेके 50 तक सम करने के बाद हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 625। याद रखिएगा ये सभी ऑड नंबर्स का जो रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अ, मतलब ये सभी ऑड नंबर का रिजल्ट देखने को मिलता है, इवन नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि इवन नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट किया जाए। ठीक है, क्या प्रिंट किया जाए, इवन नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट किया जाए। ठीक है, तो अगर i% 2 को डिवाइड करने के बाद उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हमें इवन नंबर्स की प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे हम इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। लॉजिक को मैं सिंपली चेंज किया, इक्वल इक्वल की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट इक्वल। इक्वल इक्वल्स मतलब वो ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, नॉट इक्वल मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ इवन नंबर्स को यहाँ पे ऑड नंबर्स को स्किप करूंगा और इवन नंबर्स को क्या करूंगा यहाँ पे सम करूंगा। तो सम जो है ऑल इवन नंबर्स का बिटवीन रेंज 0 to 50 इज कितना देखने को मिलता है आपको, 600 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 600। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से जो रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो सिंपल है, आपको करना क्या है उसके हिसाब से आपको सोचना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको काम करना है। मुझे बताया गया था कि मुझे सम प्रिंट करना है किसका, इवन नंबर्स का। 0 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम प्रिंट करना है। अगर मैंने आई को 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर मुझे कितना नहीं मिला, 0 नहीं मिला, तो ये नंबर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो इसे मुझे यूज करना है क्या, नहीं, तो इस इटरेशन को मैं स्किप करूंगा और नेक्स्ट इटरेशन पे जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं आई को 2 से डिवाइड करूंगा, उसका रिमाइंडर मुझे कितना मिला, 0 मिला, तो वो कौन सा नंबर है फिर, इवन नंबर। तो मैं इवन नंबर को यहाँ पे क्या करता जाऊंगा, सम करता जाऊंगा। तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन रेंज 0 to 50 इज 600। कितना देखने को मिलता है आपको, 600। तो यहाँ पे 600 जो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिएगा ये सभी यहाँ पे कौन से नंबर प्रिंट हुए हैं, इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। और ये इवन नंबर की यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, सम प्रिंट किया है। क्या प्रिंट किया है, सम। इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कोडिंग में। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हमें देखना है, और यहाँ पे हमारा जो है 4th चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। वो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। कंटिन्यू के बाद हमें देखना है रिटर्न। क्या देखना है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे कंट्रोल जो है वापस किसी की तरफ भेजा जा रहा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस कर देना। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वापस किसी की तरफ भेजा जाता है। चलिए देखते रिटर्न को। ठीक है, इट एग्जिट्स फ्रॉम अ इट एग्जिट्स फ्रॉम अ मेथड। ये मेथड से क्या कर लेता है, एग्जिट कर लेता है, ऑप्शनली रिटर्निंग अ वैल्यू। ये एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, डन। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ए डॉट जी डॉट, यहाँ पे पब्लिक ऐड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम। इंट ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन जो है दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, इंट ए। ये क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे, इंट ए इंट बी, जब हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तब हम देखेंगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जिसका नाम है ऐड। ये दो नंबर्स को ऐड करता है, वो है ए एंड बी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसका रिजल्ट जो मुझे प्रिंट रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न ए प्लस बी कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मुझे जो रिटर्न रिजल्ट जो है रिटर्न करके देता है ए प्लस बी का। तो यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसे यूज कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ, पूरे के पूरे सेक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे और एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ इसके नीचे, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक पब्लिक मेथड में डिफाइन किया है जिसका नाम है ऐड अल्ट शिफ्ट टैब, फॉर्मेट कर लेते हैं प्रॉपर्ली, डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 20। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, सम विच इज इक्वल्स टू ऐड, सम इक्वल्स टू
ऐड मुझे ऐड करना है और यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज को पास करना है, एक है ए और एक है बी। ये 2 वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐड फंक्शन जो है यहाँ पे हमने जो कॉल किया है, इसमें हमने जो 2 वैल्यू पास की ए एंड बी, ये डायरेक्टली यहाँ पे आप इसे यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे स्टैटिक करना है। क्या करना है, स्टैटिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे स्टैटिक किया है, तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसे यहाँ पे रन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो हमने प्रिंट ही नहीं किया है, जो कि नहीं देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली सम को प्रिंट करता हूँ। किसे प्रिंट करता हूँ, सम को। सेव करके रन करते हैं, 10 और 20 का जो सम हमें कितना देखने को मिलेगा, 30 जो है देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो 30 यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा प्रिंट होते हुए देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ ये ऐड नाम के मेथड को कॉल किया है और इसे कहा है कि भैया आप ये जो 2 नंबर इनपुट ले रहे हो ना, ये 2 नंबर की एडिशन हमें रिटर्न कर दो। उसने 2 नंबर लिया, उसकी एडिशन प्रिंट करके हमें क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। और उसको हमने एडिशन जो रिटर्न किया उसको सेव किया वापस किसमें, सम में। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप डायरेक्टली इसे प्रिंट करना चाहते तो आप ये लाइन को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या करते हो, इस प्रिंट लाइन मेथड में ऐड को कॉल करते हो। ठीक है, ए एंड बी को पास कर दो। ठीक है, एक मेथड के हमने मेथड के अंदर मेथड को कॉल किया, किसके अंदर, मेथड के अंदर मेथड को कॉल किया है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे वापस से मुझे 30 रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। अब ये ऐसा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होंगे, या क्या इवेल्यूट होगा, एक्सप्रेशन। जैसे प्रिंट लाइन मेथड पे आएंगी, वो इस ऐड मेथड को कॉल करेंगे। कंट्रोल अब ऐड मेथड के पास आ चुका है। ऐड मेथड ने इन 2 नंबर्स को ऐड करके वैल्यू वापस रिटर्न कर दिया। अब ये कंट्रोल वापस किस लाइन कर पाया, प्रिंट लाइन ने उस लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। प्रिंट लाइन ने उस लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद इसका रिजल्ट जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट जो है किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। अब याद रखिएगा ये वही वैल्यू को रिटर्न करता है जो आपने रिटर्न टाइप मेंशन किया है। क्या आपने मेंशन किया, रिटर्न टाइप। अगर आप इसका रिटर्न टाइप क्या करते हो, वॉइड करते हो, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आप उसको कुछ रिटर्न करने के लिए बोल रहे हो। जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उस पर आप क्या कर रहे हो, कुछ रिटर्न करने के लिए बोल रहे हो, तो ये रिटर्न नहीं करता, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं वॉइड की जगह क्या ले लूँ, तो लॉन्ग ले लूँ। क्या ले लूँ, लॉन्ग। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो है सक्सेसफुली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू जो रिटर्न की जा रही है, मतलब दोनों का सम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रिटर्न किया जा रहा है। सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हो अभी मैं और आंसर कितना देखने को मिलता है, 30। लेकिन अगर इसका रिटर्न टाइप में यहाँ पे चेंज कर दो और वो कर दो यहाँ पे क्या, फ्लोट। ठीक है, तो क्या ये वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेंगे, बिकॉज इट इज अ नंबर। ये क्या है, नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी इसने 30.0 में उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें वापस भेजा है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूं, कैरेक्टर कर दूं, क्या कर दूं, कैरेक्टर। अब a प्लस बी को रिटर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करके नहीं भेज सकते। यहाँ पे आपको जो है एरर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, जहाँ पे आपने एक मेथड को कॉल किया, जहाँ पे आप कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू कैरेक्टर। ठीक है, इन को आप किस में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते हो, कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको गलत दिखाया जाएगा। लाइन नंबर 11 एंड लाइन नंबर 7 आप देख सकते हो। लाइन नंबर 11 यहाँ पे आपकी ये है, यहाँ पे आपसे गलती हुई है। और आप ये गलती कब देखने को मिलेंगी, लाइन नंबर 7 को कॉल करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप से आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपको इंट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इंट। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो है कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से आपके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जहाँ पे हमने कितनी चीजें देखी हैं, यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने क्या देखा है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने इफ एल्स को देखा है। सेकंड हमने यहाँ पे देखा है स्विच केस को। और थर्ड हमने यहाँ पे देखा है हाँ, ये 2 ही देखा है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा है, इफ एल्स को। सेकंड हमने देखा है स्विच केस को। और उसके बाद सेकंड हमने देखा है यहाँ पे इटरेशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हमने 3 लूप देखा है। एक है फॉर लूप, सेकंड है हमारा वाइल लूप, और थर्ड है हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, 3 लूप को हमने यहाँ पे देखा है। थर्ड हमने देखा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमने ब्रेक को देखा है, उसके बाद हमने कंटिन्यू को देखा है, और उसके बाद हमने किसको देखा है, रिटर्न को। दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो हमने ब्रांचिंग में देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 चीजें क्या करती हैं, काम करती हैं। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स हैं, किसी को कुछ पूछना है।
डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जाओ, देयर इज ओनली 7 days इन अ वीक लिखा है, तो अपन एक ही स्टेटमेंट पास कर सकते हैं क्या? अपन ये उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते क्या दूसरी स्टेटमेंट? डिफॉल्ट मतलब दूसरा डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं डाल सकते क्या? यू कांट एंटर 0? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेंगे कि उसने एग्जैक्टली 0 ऐड किया? अगर इनपुट यूजर से आ रहा था, इनपुट अगर यूजर से भी आ रहा होगा तो, लेकिन यहाँ पे मुझे वो 0 का भी केस डालना पड़ेगा। 0 अगर वो डालता है तो मुझे बोलूंगा कि भैया आपने 0 एंटर किया, गलत है वो। मतलब केस में डालना पड़ेगा। हम्म यहाँ पे केस में डालना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट में मुझे पता है कि इन वैल्यूज के अलावा कोई दूसरी वैल्यूज आती हैं तो मेरे डिफॉल्ट में आएंगी। अब वो कौन सी वैल्यू, कौन सी भी हो वैल्यू, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इन केस वैल्यू के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है कि भैया ऐसा है कि आप इन 7 के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आपको क्या किया जाएगा, इसे आपको क्या किया जाएगा, ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 7 केसेस के अलावा कोई डिफरेंट केस आप ऐड करते हो जो कि इस केस से मैच नहीं करता है, ठीक है, मतलब वैल्यू आप ऐड करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि वो इन 7 इसके अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू देगा और कौन सी देगा, तो इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अभी तो उसने 0 की आप बात कर रहे हो, उसने 999 डाल दिया, तो फिर क्या उतने केसेस में ऐड करूंगा? नहीं करूंगा। तो ये रीजन है कि मैं कहता हूँ कि इन केसेस को छोड़ के अगर कोई डिफरेंट वैल्यूज देती हैं तो वो जाएंगे कहाँ पे, डिफॉल्ट में। कहाँ पे जाएंगे, डिफॉल्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं स्विच केस का यूज करता हूँ, डिफॉल्ट का यूज करता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली इधर नेटवर्क इशू था, तो मुझे एक पूछना था कि ऑपरेटर में डॉट ऑपरेटर और न्यू ऑपरेटर हुआ है क्या? डॉट ऑपरेटर और न्यू ऑपरेटर नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और किसी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर और न्यू ऑपरेटर के बारे में पढ़ाना चालू कर दिया तो मुझे क्लासेस का पढ़ाना पड़ेगा फिर उसके लिए, क्योंकि मुझे मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यस, मेंबर क्या यस होते सर। हैं वो तब हम देखेंगे जब हम क्लासेस को पढ़ेंगे। जब तक हम क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसके मेंबर के बारे में नहीं जान पाएंगे, और मेंबर को एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट का यूज करना पड़ता है। और साथ ही साथ रहा सवाल न्यू का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ अपने खुद की एक, ठीक है, क्लास, माय क्लास, ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड पिकअबू, ठीक है, ये एक मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये मेथड है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद अब क्या लगेंगे, पैरेंथेसिस लगेंगे। ठीक है, एक मेथड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, म्याऊ, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। चलो, अब इस क्लास का पिकाबू, ये जो मेथड है ये मेंबर है, ये क्या है, मेंबर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के इस मेंबर को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता पिकाबू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसे कॉल करना है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिकाबू नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इस मेंबर को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और से बिलोंग करता है, किसी और की किसी और क्लास से बिलोंग करता है। तो इसे मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली इस क्लास का एक क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ से फिर एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में कैसे क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा माई क्लास, ठीक है, इक्वल्स टू क्लास, ठीक है, इसका एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के मुझे इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो क्लास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई क्लास में यहाँ पे लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इस क्लास का ये अ क्लास जो ऑब्जेक्ट है माई क्लास का, इसका ये मेंबर है पिकाबू। अब इस पिकाबू को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सिंपल है, अ क्लास में यहाँ पे लिख दूंगा, डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके मेंबर को एक्सेस करूंगा। ये रीजन है कि 2 ऑपरेटर मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि अब मुझे क्लासेस पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। क्लासेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे न्यू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है बाय कॉलिंग दैट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो पढ़ाना पड़ेगा फिर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये पढ़ने के पहले मुझे मेथड पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स। ये रीजन है कि हम यहाँ पे इन 2 ऑपरेटर की तरफ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे गए तो हम सीधा टॉपिक के बाहर ही चले जाएंगे। किसी और को कुछ पूछना है? ब्रांचेस कंटिन्यू मैंने कुछ रिमूव कर दिया कि यहाँ से, हाँ, डन।
ब्रांचेस में कंटिन्यू एक बार रिपीट कर। ब्रांचेस में कंटिन्यू वो पार्ट होता है किसी इटरेशन का जिससे आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इटरेशन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप उसे कंटिन्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इटरेशन के लिए। कहा गया ब्रांचिंग में कंटिन्यू, आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये फॉर लूप यहाँ पे एंड किया है। इसके अंदर हमने क्या किया, ये फॉर लूप को 5 तक चलाया और इस टाइम आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, बाय 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आई की वैल्यू अगर 2 है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगा मतलब जब आई की वैल्यू 2 के बराबर होंगी तब मैं उस इटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं उसे स्किप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब कंटिन्यू मुझे कब करना है, पर्टिकुलर कंडीशन पे ही करना है, तो यहाँ पे यही रीजन है कि सबसे पहले हम इफ एल्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मैं कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद जो है इस लूप को फिर बाद में कंट्रोल को दूंगा वापस से इसके तरफ आई प्लस प्लस की तरफ, वो आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और बाद में इसको फिर से चेक करेगा और उसके बाद एट द एंड इस लाइन को यहाँ पे क्या करेंगे, वो प्रिंट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट में मतलब ये आपका लूपिंग स्टेटमेंट में, ठीक है, कंटिन्यू का यूज हम करते हैं उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करने के लिए, उस पर्टिकुलर इटरेशन को क्या करने के लिए, स्किप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हम मेथड्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मेथड्स के लिए। ये मेथड को एग्जिट करने के काम में आता है बाय रिटर्निंग अ वैल्यू। ये ऑप्शनली करता है, ऑप्शनली मतलब अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो ये कर आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ पे रिटर्न नहीं भी कर सकते। जैसे वॉइड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे मेन मेथड ने कुछ रिटर्न किया है क्या, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट मेथड है। ठीक है, ये किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रही है, सॉरी किसी वैल्यू को रिटर्न कर रही है और वो वैल्यू कौन सी, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या किया है, प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप कर दूं वॉइड, जिसका मतलब होता है ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या करेगा, गलत बताया जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न करने वाली कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। चलिए इसे सेव करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, सर मुझे जानना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाली ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनके अगर स्टेशन पूरे प्रोग्राम या फिर एग्जाम्पल का अगर होगा तो लॉजिकल चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। आपकी अक्सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है अंशु। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैं बोल रही थी कि कंट्रोल स्टेटमेंट अभी कंप्लीट हो चुके हैं ना पूरे, तो अपन एक सेशन जो यानी प्रोग्राम का ही लेंगे तो काफी अच्छा होगा, जैसे हमारी लॉजिकल थिंकिंग और बढ़ेगी। तो एक सेशन सर ऐसा कंडक्ट कीजिए ना जिसमें पूरे यानी जैसे स्टार वाला वगैरह हो, ट्रायंगल वाला जो भी हाँ प्रोग्राम होते हैं ऐसे सेशन करेंगे तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा वो। नहीं, ये ऑलरेडी मैंने बताया इनिशियल क्लास में, जैसे अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कल की हम क्लास पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देने वाले हैं। कल का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो पूरी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चला जाएगा। ये रीजन है ओके कि सर। मैंने कहा था कि पूरे टोटल 4 चैप्टर जो आज हमने पढ़े ना, वो अब 4 चैप्टर जो है कल के इसमें हम यूटिलाइज करने वाले हैं। पूरे क्लास जो है अपनी इन 4 चैप्टर पे बेस्ड रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लूप्स हमने पढ़े हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े हैं, वो सब हम कल यहाँ पे यूज करने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज का क्लास यहाँ पे अपने को सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट करने तक था, कल हम यहाँ पे पूरा यूज करने वाले हैं। आई थिंक मैंने इनिशियली बताया था ये कि जैसे आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम पूरा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देंगे। ओके सर, और किसी थैंक को यू। कुछ, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हम जो है ऑल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये जो 4 चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उसका यूज करके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके सर, थैंक यू।